हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में। एंड फ्रेंड्स, मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो सब्जेक्ट है वो है आपका BHDLA 137। ये BHG स्टूडेंट के लिए है, साथ ही साथ में जो BA के स्टूडेंट है, हिंदी का है, उनके लिए भी है। तो चलिए इसमें आज हम ले लेते हैं ब्लॉक 2 में यूनिट 8। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो ब्लॉक 2 की यूनिट 2 कहलाएगी, लेकिन ये सीरीज कंटिन्यू ब्लॉक 1 से 1 2 3 करके चलती है। तो ब्लॉक 2 की यूनिट 8 ले लेते हैं। संचार के लिए लेखन वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 क्वेश्चन 100% आएगा। संचार माध्यमों का स्वरूप इसमें हम पढ़ेंगे, यानी संचार माध्यम का स्वरूप क्या है, या यूं कह लीजिए कि संचार माध्यम कितनी तरह के होते हैं, ये यहाँ पे आपको लिखना है उसके प्रकार। तो मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम। मुद्रित यानी जो लिखा हुआ होता है, तो लिखित, श्रव्य और दृश्य माध्यम होते हैं। फिर संचार माध्यम की भाषा क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मुद्रित माध्यमों की भाषा, यानी कि जो भी ऊपर देखा उन्हीं में से सब माध्यमों की भाषा हम देखेंगे। ठीक है, फिर संचार माध्यम की भाषा का महत्व क्या है, संचार माध्यम में भाषा का क्या महत्व है, ये हम देखेंगे। और साथ ही साथ में संचार और शिल्प का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये टॉपिक जो है, ये यूनिट जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। संचार के लिए लेखन क्यों उपयोगी है, तो यहाँ पर हम ये समझे कि संचार कहलाता क्या है। ठीक है ना, संचार क्या होता है, क्योंकि इसके पहले जो है हम संप्रेषण के बारे में पढ़ चुके थे, और आजकल के टाइम में संप्रेषण जो है वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो साथ ही साथ में यदि संप्रेषण हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे संचार भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो संचार कहलाता क्या है, भाषा एक तरह का संचार माध्यम ही है। ठीक है, क्योंकि संचार की जरूरत जो होती है सभी युगों में रही है, सभी टाइम में रही, चाहे वो पहले में हो, चाहे अब में हो, चाहे पास्ट में देखो, आप अभी प्रेजेंट में देखो, या आगे फ्यूचर चल के। तो यहाँ पे पास्ट और की बात और फ्यूचर की प्रेजेंट की बात करते हैं, तो दोनों में संचार की आवश्यकता रही है। अच्छा, संचार होता क्या है, कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी जब हम अपनी बात को किसी एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं, जब अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, या किसी दूसरे की बात को किसी और तक पहुंचाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, उसमें हम किसकी मदद लेते हैं, भाषा की मदद लेते हैं। और वही जो चीज होती है वो कम्युनिकेशन यानी संचार कहलाता है। तो अगर इसकी हम एक डिफिनेशन ढूंढें, इसकी एक हम परिभाषा ढूंढें, तो सीधी सी बात है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब अपनी बात को भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो संचार कहलाता है। ठीक है, तो 2 व्यक्ति या 2 से अधिक भी व्यक्ति हो सकते हैं जब अपनी बात को भाषा के माध्यम से। यहाँ पे लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज मत भूलिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है लैंग्वेज के बेस पे ही होता है। आप अपनी बात कहना चाहेंगे तो किस माध्यम से कहना चाहेंगे, अब वो माध्यम अलग हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि हम डायरेक्टली बोल के कहें, या हो सकता है कि हम दिखा के कहें, या हो सकता है कि हम लिख के कहें, लेकिन कहेंगे जरूर, और भाषा का यूज यहाँ पे जरूर होगा। यही हम इसके प्रकार में पढ़ेंगे। तो सिंपल से यहाँ पे परिभाषा निकल के आती है कि जब 2 व्यक्ति या 2 से, ठीक है, जब 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी बात को भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। और संचार का सबसे पहला प्रयोग बोलकर ही हुआ रहा होगा, क्योंकि पहले ना तो लिखित भाषा थी, ना लिखने का था, और ना ही ऐसा कुछ था, और ना दृश्य भाषा थी। तो लोग पहले सिर्फ बोलते थे। तो ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि स्टार्टिंग में जो संचार का प्रयोग हुआ है वो बोलकर हुआ रहा होगा। पहले के लोग तो शायद बोलते भी नहीं थे, तो संचार ही नहीं हुआ, क्योंकि वो बोलते नहीं थे। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो, और लिखना शुरू किया, तो बोलना तो बोलकर हुआ, जब लिखने के माध्यम से शुरुआत हुई तो लिखकर संचार हुआ। ठीक है ना, तो उसे लिखकर भी प्रयोग किया जा सकता है, और इस बात से लिपि का आविष्कार करना संभव बनाया। लेकिन लिखने और बोले जाने के इस काम को भी समय और स्थान दोनों स्तरों पर सुरक्षित रखा जा सकता है, और उसका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। यानी लिखकर बोलकर भी संचार किया जा सकता है, लेकिन दोनों के जो समय है वो अलग अलग रहे होंगे पहले के टाइम में। ठीक है, जब रेडियो का आविष्कार हुआ तो क्या हुआ,
बोली जाने वाली भाषा उसी रूप में सुरक्षित रखकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान और एक समय से दूसरे समय में यथावत भेजना मुमकिन हो गया। सबसे पहले रेडियो आया, हम लोग को याद होगा आपको, आज भी गांवों में चलता है ये चौपाल वगैरह, जो आकाशवाणी चलता है उसमें देखिए किसानों के लिए जिनके पास टीवी नहीं है, टीवी भी आजकल लोग टीवी कम देखना पसंद करते हैं, गाँवों में अपने बिस्तर में घुस जाते हैं और वही रेडियो लगा लेते हैं, और चाहे वो किसान से संबंधित कोई चीज हो, चौपाल वगैरह है, कृषि से संबंधित बहुत सारे उसमें न्यूज आती रहती, फसलों से संबंधित आती रहती है, न्यूज वगैरह है, वो सभी सुनते हैं। तो जब रेडियो के माध्यम से हम सुनते हैं तो क्या होता है ये, क्योंकि वो बोली जाने वाली भाषा सिर्फ और सिर्फ उसमें हमें सुनाई देता है, उसमें दिखाई कुछ नहीं देता है। तो ये क्या है, अपनी बात को उस मौसम के विज्ञान को, मौसम के बारे में हमें हाल लेना है, गांव का किसान है, मौसम के बारे में जानना चाहेगा तो क्या करेगा, वो रेडियो ऑन करेगा। अब जो उस दिन वेदर की रिपोर्ट होगी वो बताई जाएगी। वेदर की रिपोर्ट तो एमपी की, भोपाल की, इंदौर की, सभी जगह की, शहर की है, लेकिन वो सभी जगह सभी शहर से लेकर के गांव तक पहुंच जाती है। तो क्या हुआ, ये बोलकर एक खबर को दूसरी जगह तक पहुंचाना ही संचार कहलाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक समय से दूसरे समय में उस चीज को सेम उसी तरह भेजना ही संचार कहलाता है, और संचार ने ही इसको जन्म दिया और इस संचार के माध्यम से ही संभव हो सका है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा आदि ने संचार की प्रक्रिया को इतना व्यापक बना दिया है, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया को, प्रोसेस को इतना व्यापक बना दिया कि अब न सिर्फ मुद्रित रूप में बल्कि आवाज और दृश्य के रूप में भी संदेशों को संप्रेषित किया जा सकता है। हम जनरली टीवी देखते हैं, एडवर्टीजमेंट उसमें देखते हैं, जो मैसेज दिए जाते हैं हमारे लिए, वो क्या है, वो दृश्य साधन हो जाते हैं, यानी कि उसे हम बोल के भी सुनते भी हैं और देखते भी हैं, दोनों के माध्यम से होता है। तो टेलीविजन में ही संभव हो जाता है। हमें अच्छी अच्छी मूवियां देखने को मिलती हैं, टेलीफिल्म देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, जो मैसेज देती हैं हमें, जो हमारे समाज को एक संदेश देती हैं। तो वो क्या है, वो संचार का एक माध्यम है, और माध्यम क्या है, टीवी है। कंप्यूटर ने हर तरह के संचार माध्यमों को एक ही स्थान पर उपलब्ध करा दिया, और संचार के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव हुआ उसने लेखन पर भी असर डाला। अब देखिए कंप्यूटर, अब पहले के टाइम में क्या होता था कि अपने समाचार को, अपने हाल को बताने के लिए हमें अंतर्देशीय या फिर पोस्ट कार्ड वगैरह यूज करने पड़ते थे, लेटर लिखने पड़ते थे, लिख के हम अपने समाचार को, अपने हाल को, अपनी चीजों को, अपनी खबरों को दूसरे तक पहुंचाते थे। संचार हुआ ना, लेकिन लिख के हुआ। अब वहीं पे जब कंप्यूटर आ गया, लिख के ही करते हैं, लिख के करते, लिखना और देखना यहाँ पे दोनों हो जाता है। ईमेल आप भेज रहे हो तो लिख भी रहे हो और साथ में पढ़ने वाला बंदा उसे देख भी रहा है। आप यहाँ पे वीडियो कॉल कर रहे हो तो क्या हुआ, ये दृश्य तो ही हुआ ना, दृश्य संचार माध्यम हुआ। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जन संचार माध्यमों का स्वरूप क्या है, तो जन संचार का मतलब ही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, कम्युनिकेशन करना, ठीक है ना। और अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है या एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जाती है तो उसे संचार कहा जाता है। और संचार के ही साथ संप्रेषण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, और जिसका मतलब होता है भेजना। लेकिन जब हम संचार माध्यमों के संदर्भ में संचार का प्रयोग करते हैं तब उसका अर्थ होता है किसी बात या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। तो देखिए इसके लिए दो शब्द यूज किए जाते हैं, संचार और संप्रेषण। संप्रेषण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नहीं आपने वाच किया तो वाच कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज थोड़ा माइंड में रखिएगा, संचार के साथ हम संप्रेषण शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है भेजना। संचार का भी मतलब होता है भेजना, संप्रेषण का भी मतलब होता है भेजना। लेकिन यहाँ पे संचार का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है, यानी जब हम भेजने के लिए तो हम कुछ भी भेज सकते हैं, लेकिन संचार में संदेश शब्द जुड़ जाता है। संदेश का मतलब यहाँ पे भाषा है, जो मैं आपको कह रही हूँ कि जब भाषा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता है, किसी संदेश को, अपनी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता है, वह क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समाचार पत्र में छपे समाचार ऐसे ही संदेश है जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है, तो वो लैंग्वेज वहां पे यूज की जाती है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, जो भी लैंग्वेज हो, तो भाषा के माध्यम से किसी भी संदेश को, किसी भी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, ठीक है। और समाचार रूपी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाते किसके माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, ठीक है। पहले चिट्ठी लिखा करते थे, लेटर लिखा करते थे, पोस्ट कार्ड यूज किया करते थे, अंतर्देशीय यूज किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो हम ईमेल यूज करते हैं ना, मेल भेजते हैं, ठीक है ना। ओके, तो कहने का तात्पर्य है कि चिट्ठी और अखबार दोनों संदेश भेजने के माध्यम होते हैं और उनकी प्रकृति में अंतर होता है। अब देखिए, चिट्ठी और अखबार दोनों में संदेश भेजा जाता है, एक व्यक्तिगत, अब इनमें दोनों में अंतर क्या है,
चिट्ठी का भी काम वही होता है, लेटर का भी, और न्यूज़पेपर का भी काम वही होता है। लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि जो लेटर होता है वो व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है, और जो न्यूज़पेपर होता है वो सार्वजनिक होता है। लेटर को जिसके लिए भेजा जाता है सिर्फ वही व्यक्ति ओपन कर सकता है, वही पढ़ता है। लेकिन जो न्यूज़पेपर होता है वो सभी लोग पढ़ते हैं, वो व्यक्तिगत नहीं होता, वो पैक नहीं होता, वो खुला हुआ होता है, ठीक है ना। तो जनता के व्यापक हिस्से तक संदेशों का प्रचार करने के लिए हम जनसंचार माध्यम कह सकते हैं। तो जनसंचार माध्यम क्या है? जब हम जो भी माध्यम जनता के पास या जिस भी माध्यम से हम जनता के पास किसी भी संदेश को पहुंचाते हैं, किसी भी मैसेज को पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाता है? संदेशों का संचार करते हैं या पहुंचाते हैं तो वो जनसंचार माध्यम कहलाता है। जैसे कभी हमने बताया, क्या बताया? हमने न्यूज़पेपर को ले लिया, हमने यहाँ पे लेटर को ले लिया हमने, ठीक है ना। ये सब क्या? ये जनसंचार माध्यम है, ठीक है। और समाचार पत्र जो है वो भी एक जनसंचार माध्यम है। अब सीधी सी बात है, देखिए कि यदि हम लेटर भेजते हैं, ठीक है, किसी तक हम कोई संदेश पहुंचाते हैं, तो किसी संदेश या संचार किस प्रक्रिया द्वारा होता है? हमने लेटर यदि भेजा है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। क्योंकि सबसे पहले भेजने वाला होना चाहिए। जैसे मैं हो गई, फिर मैंने कुछ चीज भेजा तो उसको पढ़ने वाला होना चाहिए, तो जैसे आप हो गए, और एक माध्यम होना चाहिए जिसके माध्यम से वह जाता है। तो 3 चीजों से होकर गुजरता है। जैसे हम हो गए, हमने क्या बनाया? हम भेजने वाले हो गए, लेकिन हमने क्या, तो वो पहला हो गया। फिर क्या भेजा जा रहा है? तो हम वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं, तो हम आपके लिए वीडियो भेज रहे हैं, वो दूसरा माध्यम हो गया। अब उसे प्राप्त कौन कर रहा है, यानी उसे देख कौन रहा है? आप देख रहे हैं, तो आप तीसरे माध्यम हो गए, ठीक है ना। तो पहुंचाने वाला होगा और वही संदेश को पहुंचाने का काम करेगा। मैं पहुंचाने वाली हो गई, ठीक है, मैं संदेश आप तक पहुंचा रही हूं और इस काम को अंजाम उस माध्यम के द्वारा किया जाएगा। माध्यम क्या होगा? यूट्यूब हो गया, जिसके माध्यम से मैं आपको पहुंचा रही हूं। और जिन लोगों के लिए पहुंचाना है उस तक जो पहुंचता है वो प्राप्त करता है, तो आप लोगों तक पहुंचाना है तो आप प्राप्त करता हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये एक प्रोसेस होती है किसकी? कम्युनिकेशन की, संचार की। जैसे संदेश को भेजने वाला अर्थात प्रेषक हो गया, तो मैं प्रेषक हो गई। फिर संदेश हो गया BHDLA 1337, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ लेक्चर वीडियो अवेलेबल करवा रही हूँ, तो सब्जेक्ट हो गया। आप लेटर लिखोगे आपने मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई बहन के लिए, तो वो हो जाएगा वहां पे संदेश, ठीक है ना। फिर संदेश जिसके जरिए भेजा जाएगा अर्थात माध्यम, तो लेटर लिखोगे तो पोस्ट कार्ड हो जाएगा या फिर ईमेल हो जाएगा। मैं यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये यहाँ पे वीडियो हो गया यूट्यूब के माध्यम से। अब संदेश को प्राप्त करने वाला चौथा हो जाएगा प्राप्तकर्ता, तो वो आप हो जाओगे जो आप इसे पाओगे और पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इसी तरह का संदेश क्यों ना हो, किसी भी तरह का क्यों ना हो, 4 स्तरों से जरूर गुजरता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। संचार क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, या फिर संचार का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है, संचार की पूरी प्रक्रिया समझाइए। संचार को समझाते हुए संचार की पूरी प्रक्रिया समझाइए। तो उस प्रक्रिया में 4 चीजें आती हैं। प्रेषक यानी जो भेजने वाला होता है, फिर वो क्या भेजेगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो संदेश हो जाता है क्योंकि संदेश ही तो भेजेगा वो। फिर जिसके माध्यम से वो भेजेगा, वो ईमेल के माध्यम से भेजता है, डाक के माध्यम से भेजता है, किसके माध्यम से भेजता है, फिर जिसको वो भेजता है यानी जो उस चीज को पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्राप्त करता हो जाएगा, ठीक है ना। तो संचार के 4 प्रक्रियाएं यहाँ पर घट रही होती है, 4 प्रक्रियाएं होती हैं। तो जब एक व्यक्ति बोलेगा तो वह संदेश का प्रेषक होगा, जो बात कहेगा वह संदेश होगा, बात जिस भाषा में कहेगा वह भाषा संदेश का माध्यम होगी, और सुनने वाला उस संदेश का प्राप्त करता होगा, ठीक है। और जब दूसरी अपनी बात कहेगा तो वह अब संदेश का प्राप्त करता नहीं बल्कि प्रेषक हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि आपके पिताजी ने आपको लेटर भेजा, पिताजी प्रेषक हो गए, फिर लेटर भेजा तो वो संदेश हो गया, मतलब संदेश ही तो भेजा उसमें ना। फिर उन्होंने डाक के माध्यम से भेजा या ईमेल के माध्यम से ईमेल भेजा तो वो क्या हो गया, कंप्यूटर हो गया। फिर किसको भेजा, क्योंकि आपके पिताजी आपके फादर है तो उन्होंने आपको भेजा तो आप प्राप्तकर्ता हो गए। लेकिन बात यहीं पे खत्म हो गई। लेकिन यदि आप उनका रिप्लाई देते हैं तो फिर यहाँ पे आप भी प्रेषक बन जाते हैं, क्योंकि अब आप उनको लेटर लिख रहे हैं, तो जो लिखने वाला होता है वो प्रेषक हो जाता है, ठीक है। और आपके पिताजी क्या हो जाएंगे, प्राप्तकर्ता हो जाएंगे। और दोनों बीच की जो प्रोसेस है वही रहेगी, या तो लेटर होगा तो डाक के माध्यम से, और ईमेल होगा तो कंप्यूटर के माध्यम से। तो ये संचार होता है, बहुत ईजी है, बस आपको समझना है और इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख देना है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें टाइप क्या दिया हुआ है, शायद कुछ
अभी तो हमने देखा कि संचार, ओके मुद्रित। अब यहाँ पे माध्यम देख लेते हैं, हालांकि यहाँ पे माध्यम तो दिया नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जब कोई संचार भेजा जाता है, कोई कम्युनिकेशन होता है, तो वो कौन सा माध्यम होता है, किस किस माध्यम से होता है, ठीक है ना। तो बोलकर भी होता है, हम जनरली अपनी बात को, मैं इस वक्त बोलकर आप तक अपना मैसेज में पहुंचा रही हूँ, मैं आपको लेक्चर वीडियो अवेलेबल करवा रही हूँ, मेरा संदेश है, तो मैं बोल कर रही हूँ, और साथ ही साथ में यहाँ पर दिख भी रहा है, आपको दृश्य भी हो रहा है, तो ये दोनों काम हो रहे हैं, मैं बोल भी रही हूँ और आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों हो रहा है, ठीक है ना। दृश्य भी हो रहा है, श्रव्य भी हो रहा है, सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत से ऐसे संदेश न्यूज होते हैं जिन्हें हम सिर्फ देखकर सुन सकते हैं, देखकर उस चीज को संचार कम्युनिकेशन हो सकता है, या बोलकर बस हो सकता है, या दोनों माध्यम से हो सकता है, देखकर या फिर बोलकर हो सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम थोड़ा सा ले लेते हैं, सबसे पहला मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम क्या होता है, तीन माध्यम यहाँ पे हो गए। मुद्रित माध्यम, मुद्रित माध्यम का हो गया लिखित सामग्री, यानी लिखित संचार जिसे हम कहेंगे। फिर दूसरा होगा श्रव्य संचार, यानी कि श्रव्य यानी सुनना, तो सुनकर संचार। और तीसरा होगा दृश्य माध्यम, यानी कि देखकर। तो लिखित माध्यम, श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम, तीन माध्यम यहाँ पे होंगे। अब जल्दी से यहाँ पे मुद्रित माध्यम ले लेते हैं। मुद्रित माध्यम का मतलब लिखित सामग्री। अब लिखित सामग्री क्या होती है, पहले क्लियर कर चुके हैं। जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो भी मैगजीन्स वगैरह आती है, पत्र पत्रिकाएं आप लोग पढ़ते हैं, ये सभी क्या होता है, इनका उद्देश्य क्या होता है, लोगों तक समाचार को पहुंचाना, और किस माध्यम से, लिखकर, लिखित माध्यम से, ठीक है ना। लेकिन अखबार किन अर्थों में अन्य मुद्रित सामग्री से अलग होते हैं। अब अखबार जो न्यूज़पेपर होता है वो मुद्रित तो है, लिखित सामग्री तो है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता है, हम पढ़ते हैं, लेकिन ये अलग क्यों होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें रोजाना प्रकाशित होता है, या सप्ताह में एक दिन जरूर प्रकाशित होता है। डेली जो होते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, शायद कुछ वीकली ऐसे पेपर होते हैं जो वीकली आते हैं, और कुछ ऐसे न्यूज़पेपर, सभी जनरली न्यूज़पेपर होते हैं जो डेली आते हैं, जो देश में, हमारे शहर में, हमारे समाज में जो डेली घटनाएं घटित होती हैं, वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में, अखबार में पढ़ते हैं। और इसमें समाचारों का प्रमुख स्थान होता है, और यह बात के समाचारों के अलावा भी बहुत तरह की सामग्री उसमें हो सकती है, ठीक है ना। आजकल तो हम पेपरों में एडवर्टाइजमेंट भी बहुत देखते हैं, इलेक्शन आ रहे तो आप देखिएगा, हर एक पार्टी के बारे में जो चाहे वो छपवा सकते हैं, इलेक्शन के बारे में, वोट के बारे में हम पढ़ते हैं। आजकल कोचिंग सेंटर इतने सारे खुल गए हैं, तो हम उनके बारे में पेपरों में बहुत पढ़ते हैं। मूवीज आ रही हैं, बहुत सारी वेब सीरीज आ रही है, तो उनके बारे में भी पेपरों में पढ़ने को मिलता है। तो यहाँ पर अखबार का मतलब सिर्फ और सिर्फ समाचार तक पहुंचाना सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि संचार करना उसका काम होता है, तो संचार में सभी चीजें आ जाती है, ठीक है। तो अखबार, एक अखबार ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे तक अपनी प्रासंगिकता रखता है, और दूसरे रोज का अखबार आने से पहले पहले दिन का अखबार पुराना पड़ जाता है। हकीकत है, आज का पेपर आता है, हम लोग सुबह सुबह पढ़ लेते हैं, खबरें पुरानी हो जाती हैं, और फिर कल वेट करते हैं कि कल न्यूज़पेपर आएगा, और आज का भूल जाते हैं। कल हमारे लिए जो कल का न्यूज़पेपर होता है वो नया होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें छपी घटनाएं आज की होती हैं। ओके, तो ये अखबार हो गया, मुद्रित हो गया। मुद्रित यानी लिखा हुआ, और जिस भाषा को लिखित रूप में पढ़ने और पढ़कर समझने की क्षमता रखते हो वो लिखित कहलाता है, ठीक है ना। अब एक अनपढ़ व्यक्ति होता है, तो अनपढ़ व्यक्ति उसको नहीं पढ़ सकता है, उसको नहीं समझ सकता है, तो यहाँ पे पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी होता है लिखित के लिए, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति के लिए यह अखबार बेकार है, जो अनपढ़ है उसके लिए अखबार बेकार है। तो लिखित माध्यम संचार का माध्यम अगर यदि है तो सिर्फ पढ़े हुए लिखे लोगों के लिए है, यानी जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए बेकार है, उपयोगी नहीं है, जब तक उसे कोई और पढ़कर नहीं सुनाएगा। लेकिन यदि पढ़ा हुआ है तो पढ़ के खुद उसको सुन सकता है, समझ सकता है, ठीक है। इसके अलावा लेख, निबंध, कहानी, कविता, फीचर, आज सही विधाएं होती जो अखबार में छपती, जस्ट हम आपको इसको बता चुके हैं। अब श्रव्य माध्यम ले लेते हैं, सुनकर। अब यहाँ पर जैसा कि हम देख के आए हैं, रेडियो के आविष्कार ने आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना मुमकिन बनाया है। रेडियो में आवाज को विद्युत तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। जब टीवी नहीं था, ठीक है ना, और रेडियो हुआ करता था, यही जान हुआ करता था लोगों की। लोग रेडियो में विविध भारती प्रोग्राम, याद होगा आपको, आता था, उसमें गाने वगैरह चलते थे, बहुत सारे उसमें फीचर्स आते थे, लोग सुनते थे, लाइक करते थे, और जो सेलिब्रिटीज उस समय के एक्टर लोग हुआ करते थे उनके इंटरव्यू वगैरह उसमें आया करते थे, है ना। शिवा का प्रोग्राम आता था, तो वो एक क्रेज हुआ करता था रेडियो का संचार के माध्यम में, वो स्टार्टिंग थी, ठीक है। तो ये श्रव्य हो गया, यानी सुनकर। तो जहां आवाज को भेजा जाता है, लिखित में जहां पे लिख के भेजा जाता है, यहाँ
यहाँ पे शब्द में जहां आवाज को भेजना होता है वहां आवाज ध्वनि तरंगों में परिवर्तित हो जाती है और आवाज रूपी संदेश पहुंचना शुरू हो जाता है। रेडियो में क्या होता है कि ये एक लिमिट होती है, इसमें एक सीमा होती है। सीमा ये होती है कि यहाँ पर आवाज ही पहुंचती है, यानी सिर्फ और सिर्फ सुना जाता है, इसमें हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो व्यक्ति को सुनकर और उसकी कही गई बात को समझना ही क्या होता है, शब्द संचार होता है, ठीक है। तो इसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि कोई ऐसी भाषा, कोई ऐसी लैंग्वेज ना यूज की जाए श्रव्य माध्यम में, श्रव्य संचार में, कि सुनने वाले को समझ में ना आए। हिंदी यदि है तो सरल से सरल हिंदी भाषा यूज की जाए ताकि सुनने वाला सुने और उसको समझ जाए। अब वो ये ना सोचे कि कोई एक ऐसा वर्ड है जो उसके समझ में ही नहीं आया, वो सोचता रह जाए इसका मतलब क्या निकला है। तो यहाँ पर शब्द भाषा में खास तौर पे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल जो है रेडियो हो गया, तो इसमें भाषा जो होती है बहुत ही सरल होती है ताकि सुनने वाला आसानी से समझ सके, ठीक है। और रेडियो उन लोगों के लिए भी उपयोगी माध्यम है जो उस भाषा को लिखना और पढ़ना भले ना जानते हो लेकिन सुनकर समझ लेते हैं। तो अखबार में पढ़ा हुआ होना जरूरी होता है, ठीक है, तभी वो पढ़ सकता है, वरना कोई सुनाए तब वो सुन सकता है, पर ठीक है। लेकिन रेडियो में पढ़ा हुआ लिखा हुआ होना जरूरी नहीं होता है, यहाँ पे सुनने का काम होता है। तो जो कोई भी व्यक्ति है उस बात को सुन करके समझ सकता है, ठीक है। रेडियो में समाचार पत्रों पर का प्रसारण नहीं होता, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन लिखना है, एक्सप्लेन करना है। वार्ता होती, इंटरव्यू, मतलब कि एक कम्युनिकेशन संचार होता है, बातें होती है, साक्षात्कार, इंटरव्यू होते हैं, गाने वगैरह होते हैं, नाटक वगैरह होते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो होती, नाटक वगैरह भी रेडियो में पहले आते थे, आकाशवाणी की तरफ से रिलीज किए जाते थे, आज भी आते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती जो रेडियो में देखने को मिलती है। ये सिर्फ शिक्षित और शहरी लोग ही नहीं सुनते हैं बल्कि गांव में रहने वाले अशिक्षित लोग भी इसको सुनते हैं। तो एक तरह से जो अनपढ़ लोग हैं वो रेडियो उनका फेवरेट बन गया है संचार के माध्यम में, ठीक है ना। और इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रेडियो श्रव्य में। तो श्रव्य का एग्जाम्पल पूछता है तो रेडियो आपको लिखना। अब यहाँ पे दृश्य माध्यम देख लेते हैं। भाई दृश्य माध्यम क्या है, ठीक है ना। तो दृश्य माध्यम क्या होता है, दृश्य माध्यम जो हम देखने को मिलता है, यानी जिसे हम देख सकते हैं, देख के हम उसे इंजॉय कर सकते हैं। कोई चीज यदि हम तक पहुंचाई जा रही हो तो देखने के मतलब कि जैसे टेलीविजन हो गया, नाटक हो गया, फिल्में हो गई, जिनको देखकर हम उसका मैसेज कुछ ले सकते हैं, वो दृश्य साधन के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं टेलीविजन, सिनेमा और टेलीविजन हो गए, ठीक है ना। तो जनसंचार माध्यमों में इन्हीं दो दृश्य माध्यमों की प्रमुखता सुनने को मिलता है, क्योंकि दो ही ऐसे माध्यम है जहां पे कहने के लिए दृश्य साधन है और इन्हें श्रव्य दृश्य साधन में भी रखा जाता है। तो यदि श्रव्य दृश्य साधन आ जाता है तब भी इसी में, उसमें भी आपको इसी का उल्लेख करना है, किसका, सिनेमा और टेलीविजन का, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सदी पुराना है और पहले लोग थिएटर वगैरह में इसको जो है यूज किया करते थे। संचार का माध्यम होता था, थिएटर में लोग जाते थे, वहां पे बैठते थे और देखते और सुनते थे। जहां पर नाटक किए जाते थे प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाता था, तो वो भी एक दृश्य संचार का माध्यम हुआ करता था, ठीक है ना। आजकल देखिए आप टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, तो क्या ये दृश्य तो साधन है जहां पे हम देख के बातों को सुनते हैं। वही चीज रेडियो में सिर्फ हम सुनते हैं, देखते नहीं है। वही चीजें अगर टीवी में आ जाए तो उन्हें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो देखने के साथ साथ में, सुनने के साथ साथ में देखने का भी काम होता है। यहाँ पे आवाज का प्रयोग किया जाता है और ये दोनों जब माध्यम मिल जाते हैं तो दृश्य माध्यम कहे जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें दृश्य की प्रधानता होती है और आवाज की भूमिका अनुवर्ती होती है। मतलब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी साउंड अगर उसमें नहीं है तब भी देख के हम समझ जाते हैं कि सामने वाला बंदा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। यानी उसकी एक्टिंग देखकर, उसके हाव भाव को देख के हम समझ जाते हैं कि क्या कह रहा है। यदि यहाँ पे आवाज नहीं है तब भी यहाँ पे यदि दृश्य बसे तब भी हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दृश्य की प्रधानता होती है किसमें, दृश्य माध्यम में या दृश्य संचार माध्यम में, ठीक है ना। तो फिल्म के बारे में इसमें आप लिख सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस आ गए हैं कि निम्नलिखित में से जन संचार माध्यमों की श्रेणी में किसे किसे शामिल करेंगे। तो देखिए जन संचार में वही यहाँ पे आपका आ जाएगा टेलीविजन, जन संचार माध्यम में। रेडियो और टेलीविजन के मुख्य अंतर बताइए, जस्ट अभी हम आपको बता चुके हैं। संचार माध्यमों की भाषा, अब माध्यमों की भाषा से क्या तात्पर्य है, तो जन संचार माध्यमों की भाषा से तात्पर्य वहां उसके माध्यम की विशिष्टता से नहीं, मतलब रेडियो का माध्यम ध्वनि है,
अब यह ध्वनि किसी भी चीज की हो सकती है, चिड़िया के चहचहाने की हो सकती है आवाज, रेलगाड़ी के पुल पर से गुजरने की आवाज हो सकती है, कुत्तों के भौंकने की भी आवाज हो सकती है। तो ध्वनि किसी न किसी अर्थ को व्यक्त करेगी, मतलब जरूरी नहीं कि वहां पे कुछ कार्यक्रम चल रहा हो, कोई भी चीज यदि आती, कभी गड़गड़ाहट की भी आवाज आती है तो क्या वो ध्वनि हो जाता है, ठीक है ना। और यही नहीं, पृष्ठभूमि में विशेष तरह के संगीत का बजना विशेष तरह की भावनाओं को जगाने में भी मदद कर सकता है। तो ये सभी ध्वनियां रेडियो के संचार माध्यम के रूप में विशिष्ट बनाती हैं, ठीक है। तो जन संचार माध्यमों की जो भाषा है वो किस तरह की होनी चाहिए, तो इस प्रकार बिना किसी तरह की भाषा का प्रयोग किए सिनेमा टेलीविजन में दिखाए जाने वाले दृश्यों बिंब दर्शकों तक अर्थ संप्रेषित करने में कामयाब होते हैं। अगर विचार करें तो सिनेमा और टेलीविजन की भाषा का तात्पर्य उसमें वे दृश्य बिंब है जिनमें ध्वनि भी संयोजित होती है। जिस हिंदी भाषा का प्रयोग हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करते हैं उसे ही हम समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और किताबों में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही है। खड़ी हिंदी का यूज हम अपने जीवन में करते हैं, हम बोलते हैं, और जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं, हम इस वक्त आपको पढ़ा रहे हैं खड़ी हिंदी यानी हिंदी में, और वही लैंग्वेज हमें कहाँ मिलती है, न्यूज़पेपर में मिलती है, मैगजीन वगैरह में मिलती है, ठीक है। और वैसे ही हम उसे रेडियो में भी सुनते हैं, ठीक है। वही हम फिल्म और टेलीविजन पर भी सुनते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सी हिंदी नहीं होती है, तो किसी भी हिंदी जानने वाले के लिए अलग अलग माध्यमों में इस्तेमाल होने वाली भाषा को समझना मुश्किल हो जाता है। कभी वहां पे खड़ी हिंदी हो रही है, अगर अब आप यहाँ पे महुआ टीवी लगा लेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ भोजपुरी मिलेगी, बिहारी लगाएंगे तो बिहारी लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है ना। तो वहां पे भाषा जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, एक सी नहीं होगी। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि इन सभी माध्यमों में एक सी हिंदी प्रयुक्त होती हो, मैंने कहा ना। और हम रोजाना बोलचाल में जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वैसे ही भाषा कक्षा में पढ़ाते हुए नहीं करते। मतलब अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, हम घर में जनरली अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं जो हमारी मातृभाषा होती है। मातृभाषा जो भाषा अपने मम्मी पापा से या परिवार में सुनते आ रहे हैं, फिर उसी भाषा में हम बात करते हैं। लेकिन जब हम स्कूल में जाते हैं तो सीधे वहां पे खड़ी हिंदी हो जाती है। टीचर भी आपसे खड़ी हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में, और आप भी उनसे बात करते हैं, ठीक है ना। तो भाषा यहाँ पर जो है वो बदलती रहती, ठीक है। मुद्रित माध्यमों की भाषा वही होती है जो अभी ऊपर हम पढ़ा के आ रहे हैं, ठीक है। जैसे रामायण महाभारत के काल में था तो संस्कृत वगैरह में सभी चीजें लिखे गए थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद धीरे धीरे अवधी आई, ठीक है, फिर फारसी, उर्दू आई, जैसे जैसे शासन आता गया, फिर उसके बाद इंग्लिश आई, इंग्लिश के बाद फिर हिंदी। तो इस तरह से भाषाओं का भी यहाँ पे जो है, जैसे कबीर, तो अब कबीर के टाइम में कौन सी भाषा थी, तो यहाँ पर भाषा भी अपने समय में यानी संचार के माध्यम से बदलती रही है। जो जैसे लेखक आए, जिस मजहब जिस धर्म के आए, उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग उनकी भाषा बदलती रही है। और भाषा ही संचार का माध्यम होता है, तो संचार भी उसी माध्यम से होता रहा है, ठीक है। तो बस आज की इसमें इतना ही लेते हैं। श्रव्य माध्यमों की भाषा क्या होगी, श्रव्य यानी सुनना, तो सीधी सी बात है, सुनने वाले की भाषा क्या होगी। जो तो इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, जैसे सुनने में क्या होगा, ऑडियो कैसेट, ऑडियो सीडी आदि वगैरह को यहाँ पे हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और रेडियो ऐसा श्रव्य माध्यम जिसमें संदेश हम सुनकर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे नाटक हो, चाहे साक्षात्कार हो, बातचीत हो, कुछ भी हो, संगीत हो, कार्यक्रम हो, सभी को हम यहाँ पर सुन सकते हैं। और इन सभी में एक भाषा इस्तेमाल नहीं होती है। यदि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो जब हम रेडियो में आकाशवाणी सुनते हैं तो आकाशवाणी में खड़ी हिंदी यूज होती है, लेकिन वहीं पे जब हम चौपाल सुनते हैं तो चौपाल में हमारी बघेलखंडी आ जाती है। जब हम एमपी की तरफ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो होता है कृषकों के लिए, तो वहां पे उनकी भाषा बघेलखंडी यूज की जाती है। तो आप जहां से रिलेटेड होते हैं, जो संचार जहां से किया जा रहा है, यानी जिस प्रदेश से रेडियो चलाया जा रहा है, तो उस प्रदेश की भाषा में उस न्यूज को चलाया जाता है ताकि वो व्यक्ति समझ सके, सुन सके। तो ये क्या होता है, संचार का माध्यम होता है, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिएगा। बस संचार के माध्यम में जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक जन संचार माध्यम आपका इंपॉर्टेंट है, और जन संचार माध्यम के साथ साथ में जन संचार माध्यम में भाषा, और इसके बाद जो जन संचार होता है वो क्या होता है, इसके प्रकार कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन दिए हैं। जन संचार माध्यमों में भाषा का महत्व क्या, बहुत महत्व है। जन संचार माध्यम में भाषा का ही महत्व नहीं होगा तो हम कैसे समझ पाएंगे, ठीक है, सुनकर, पढ़कर, लिखकर, देखकर। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, नेक्स्ट यूनिट हम लेंगे। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया, क्योंकि इस समय सिर्फ टाइम वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ने का ही है, ठीक है ना। अब हम लेंगे नेक्स्ट यूनिट, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में। सारांश जरूर पढ़िएगा, ये जो सारांश होता है ना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे अब, ओके,
यूनिट 9 कार्यकाली लेखन यानी रिपोर्ट और कार्यवृत्ति। रिपोर्ट क्या कहलाता है और कार्यवृत्ति क्या कहलाता है, ठीक है। रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन, कार्यवृत्ति। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। कोई क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। दोनों के जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय।